चलिए आज हम आपको बताते हैं हिंदी कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स पाठ का जो है नमक का दरोगा। प्रिय मेरे विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको बताते हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स जो पाठ है नमक का दरोगा पाठ का, उसका कार्यपत्रक 1 से लेकर के 6 तक का हम आपको इसमें आंसर बताने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पहला देखिए कार्यपत्रक 1। तो कार्यपत्रक 1 में यहाँ क्या कह रहा है कि श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। तो ये छात्रों को लिखना है। शिक्षक इसमें से जो भी शब्द सरल या कठिन शब्दों को बोलेंगे उनको इसमें यहाँ ये सब छात्रों को सुन करके लिखना है। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। फिर अगला चलिए देखते हैं। अगला यहाँ पे है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या कह रहा है, रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखें। तो जो ये हमें दिखाई दे रहा है ये रेखांकित रेखा वाले शब्द जो हैं, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने ऐन मौके पर मना कर दिया। तो ये जो है शब्द, तो इसका हमें इसमें उचित मुहावरा लिखना है। कौन सा होगा, तो इसका इसमें जैसे उदाहरण दिया है यहाँ कि अंगूठा दिखाना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अगर मगर करना, आंखों में धूल झोंकना। तो इसका सही करेक्ट हो जाएगा कि अंगूठा दिखाना, यानी कि इनकार करना, किसी भी चीज़ को देने से मना करना ये हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है कि तुम समझदार बनो, साधारण बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना अच्छा नहीं। तो जो इसमें रेखांकित चिन्ह है, ये जो रेखा वाले जो शब्द हैं, तो इसका हमें सही इसमें मुहावरा ढूंढना है। तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना इसका सही हो जाए। देखिए 420 होना, तिल का ताड़ बनाना, बाल की खाल निकालना, लकीर का फकीर होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना। फिर यहाँ अगला है तीसरा है, हमारी अध्यापिका बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास कर लेती है। तो इसका अपना उल्लू सीधा करना, आँख मूंद कर विश्वास करना, आँखों में रात बिताना, आँखों में धूल झोंकना। तो इसका सही हो जाएगा कि आँख मूंद कर विश्वास करना, इसका ये सही मुहावरा हो जाएगा। फिर अगला है कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो इसमें हमें ये जो पंक्तियां दी गई है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसी में से फिर उत्तर लिखेंगे। तो ये एक अपठित के जैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। नज़र चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये जो एक अपठित है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि यानी एक पिता अपने बेटे को समझा रहा है, तुम ऐसा कोई नौकरी ढूंढो जो कि तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हम ये अभी इतना कम पैसा मिल रहा है कि जिस प्रकार से पूर्णमासी का चांद होता है कि पूर्णिमा 80 के दिन वह पूरा दिखता है लेकिन धीरे धीरे घटने लगता है, उसी प्रकार से हमारी ये वेतन होती है जो कि जिस दिन मिलता है उस दिन ज़्यादा दिखाई देता है, इसके बाद घटने लगता है। इसलिए यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है ताकि हमें वेतन के अलावा, नौकरी के अलावा भी कोई और
पैसा आने का स्रोत हो, बिजनेस हो, जिससे कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। तो इसका चलिए हम अब इसी में से उत्तर ढूंढ के देखेंगे। तो यहाँ पे ये है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि जिस प्रकार से पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी घटता जाता है, इसलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। फिर दूसरा है यहाँ, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। तो ये जी हाँ, आज की ज़रूरतों के अनुसार ऊपरी आय का स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। खुशी ईमानदारी से काम करने में मिलती है। यानी आज की इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं कि अगर कोई ऊपरी आय या स्रोत नहीं रहेगा तो हमें इतना कम पैसा मिलता है आवश्यकता के अनुसार कि वह पूरा करना मुश्किल पड़ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ तीसरा है, ये है ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी, बरकत का शब्दों के अर्थ इसमें बताना है कि इनका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ ओहदा का अर्थ होता है पद या स्थान, और एक है जो कि निगाह भी, यहाँ पद या स्थान। फिर यहाँ दूसरा है निगाह। निगाह को हम शादी भी एक तरह की होती है कह सकते हैं। नज़र यहाँ दृष्टि से मतलब है, यानी नज़र या दृष्टि देखने से यहाँ मतलब है इसमें। फिर तीसरा है पीर का मजार। ये जो है पीर का मजार, तो यहाँ पीर का मजार कोई दर्शनीय स्थल, जैसे कि कोई अच्छा महापुरुषों का स्थल हो गया, या शमशान घाट हो गया, या किसी भी प्रकार का दर्शनीय स्थल। आमदनी क्या होता है, आय जिसको हम बोलते हैं, आय या पैसा। बरकत किसी पदार्थ की अधिकता, यानी कोई भी पदार्थ जो हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है उसे बरकत कहा जाता है। कार्यपत्रक 4 है, इसमें यहाँ दिया गया है विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाएं। ये मनुष्य के चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं इधर, ये सब, और इन्हीं में से हमें वाक्य को बनाना है। तो जैसा देखिए इधर हम यहाँ पर कुछ बना के रखे हैं, जैसे ईमानदारी से क्या हम किसी भी प्रकार के इसमें वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही जैसे हो। तो इसमें हमें सदैव ईमानदारी दिखानी चाहिए, इसका वाक्य में प्रयोग होगा। समझदार के लिए हो जाएगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। फिर यहाँ है दयालु। तो दयालु का ईश्वर बड़ा दयालु है, इसी प्रकार से हमें दूसरे पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। हम कोई भी शब्द बना सकते हैं। फिर सहनशील के जीवन में सहनशीलता का बड़ा महत्व है, ये हो जाएगा। फिर क्रूर, हमें वन्य जीवों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्रूर यानी घमंडी। फिर लज्जाशील का स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं स्वभाव से ही वो हमेशा लज्जाशील रहती हैं। फिर गुस्सा बुरा है, लेकिन यह हमेशा नकारात्मक नहीं होता, यानी गुस्सा समय के अनुसार करना भी चाहिए और हमेशा करना भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे ये 5वां है कार्यपत्रक 5। तो कार्यपत्रक 5 का है, दिए गए पाठ के किसी एक अनुच्छेद को पढ़कर उसमें आए पात्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। तो ये जो हम पाठ में पढ़े हैं, तो किसी का भी जरूरी नहीं किसी पाठ से संवाद का मतलब होता है आपस में दो लोग जब वार्तालाप करते हैं तो उन लोगों के बीच का जो भाषा बोली होता है उसे ही संवाद कहा जाता है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में जैसे एक ये दे दिया है, दो मित्रों के बीच बातचीत। तो जैसे इसमें अमर कह रहा है कि अरे श्याम, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे। ये अमर पूछ रहा है, तो श्याम क्या बता रहा है, मैं अपने माता पिता के साथ डलहौजी गया था। फिर अमर पूछता है डलहौजी, अरे वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो श्याम क्या बताता है, तुमने ठीक ही सुना है, वह पर्वतीय इलाका है। इस प्रकार से
दो लोगों के बीच की वार्तालाप को ही संवाद कहा जाता है। तो चलिए इसका अगला हम ये संवाद लेखन देखते हैं। अगला अपने से हम इसमें बनाएंगे। ये है कारपत्रक 5। तो ये जो संवाद लेखन था इसका हम 5वां का यहाँ देखेंगे कि ये भूमिका यानी जाड़े की रात है। समय कब का है? जाड़े की रात है। वे वंशीधर कुछ सिपाहियों के साथ, तभी अचानक कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं। तो ये भूमिका है कि यानी जो ये जाड़े की रात है, वंशीधर कुछ अपने सिपाहियों के साथ आते हैं गाड़ी के साथ और रुक जाते हैं, उसका यहाँ पे हमें लिखना है। ये संवाद बनाना है। तो वंशीधर, अरे यह गाड़ियाँ किसकी है? वंशीधर कहते हैं कि अरे यह गाड़ियाँ किसकी है? तो जो पहला सिपाही है वो क्या बोलता है? दरोगा साहब मैं अभी देखता हूँ। फिर दूसरा सिपाही कहता है यह तो पंडित जी की गाड़ियाँ हैं। फिर पहला सिपाही कहता है चलो दरोगा जी को चलकर बताते हैं। फिर यहाँ दूसरा सिपाही कहता है दरोगा जी यह गाड़ियाँ दातागंज के महाराज आलोपी दिन की हैं। तो इस प्रकार से इसमें दो लोगों की यहाँ 2-3 लोगों का वार्तालाप हो रहा है कि एक वंशीधर हैं जो कि कुछ अपने सैनिक के साथ, सिपाहियों के साथ आते हैं गाड़ी लेकर के अचानक रुकते हैं। तो वंशीधर बोलते हैं कि पूछते हैं कि अरे अचानक गाड़ी किसकी आई? तो पहला सिपाही बोलता है कि मैं अभी देख के आता हूँ। तो दूसरे को पता चलता है कि यह पंडित जी की गाड़ियाँ हैं, जिसमें पहला सिपाही बोलता है दूसरे सिपाही से कि चलो हम दरोगा जी को चल के बताते हैं। फिर दूसरा सिपाही जाता है और दरोगा जी को बताता है कि यह दातागंज के जो महाराज हैं आलोपीदीन, उनकी ये गाड़ी है। तो इस प्रकार से इसमें आपस में यहाँ पे दो लोगों का वार्तालाप हुआ है। इस प्रकार से हम कोई भी छोटे छोटे संवाद और भी बना सकते हैं किसी भी विषय या टॉपिक पर। अब चलिए अगला देखते हैं कारपत्रक 6। ये कारपत्रक 6 है। इसमें क्या करना है कि अपने पिताजी एवं माताजी की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसमें छात्र अपने मर्जी से लिखेंगे कि अपने अपने माताजी और पिताजी की विशेषता लिखना है। क्या माताजी में यानी अपने मम्मी में क्या विशेषता पाई जाती है, क्या क्या खासियत है, और क्या पिताजी में खासियत है। तो ये हर एक बच्चे के माता पिता की अलग अलग विशेषता या अलग अलग खासियत हो सकती है, इसलिए इसमें खुद ही बच्चे लोग अपने से लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लिख सकें, और लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे उसका आप इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।